है। चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। हमने अपनी पिछली चर्चाओं में शुंग वंश की स्थापना और उनके प्रशासन को काफी गहराई से समझा था, लेकिन आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प देखने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे इस काल ने भारतीय संस्कृति और वास्तुकला को एक बिल्कुल ही नई और बेहद सजावटी दिशा दी। जरा सोचिए, क्या इतिहास का मतलब सिर्फ बड़े बड़े युद्ध, राजनीतिक जीत या फिर विशाल साम्राज्य होते हैं? बिल्कुल नहीं। कभी कभी एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र वाला साम्राज्य भी अपनी कला, स्थापत्य और संस्कृति की गहराई की वजह से सदियों तक के लिए अमर हो जाता है। और शुंग काल इस बात का एक एकदम परफेक्ट उदाहरण है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत संक्षेप में देखते हैं। सबसे पहले शुंग काल का एक परिचय होगा, फिर हम उनकी मूर्तिकला और नक्काशी को देखेंगे, उसके बाद सांची और भरहुत के प्रमुख स्तूपों की बात होगी, फिर संस्कृत साहित्य के विकास पर नजर डालेंगे और आखिरी में एक बहुत ही कमाल की मेमोरी ट्रिक के साथ क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, शुंग काल का एक संक्षिप्त ऐतिहासिक परिचय। अब अगर हम मौर्य साम्राज्य और शुंग साम्राज्य की तुलना करें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मौर्य साम्राज्य भौगोलिक रूप से बहुत विशाल था, है ना? लेकिन उनकी कला अपेक्षाकृत थोड़ी सरल थी। इसके ठीक विपरीत शुंग साम्राज्य का आकार भले ही छोटा था, लेकिन कला और स्थापत्य में उनका योगदान इतना विस्तृत और महत्वपूर्ण था कि वो आज भी हमें हैरान कर देता है। ये हमें साफ तौर पर बताता है कि महानता हमेशा साम्राज्य के साइज से नहीं मापी जाती, बल्कि उसकी सांस्कृतिक गहराई भी उतनी ही मायने रखती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस चीज की जिसने इस काल को सही मायनों में खास बनाया, उनकी मूर्तिकला और पाषाण कला। यहाँ एक सवाल आना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर शुंग काल की कला की सबसे बड़ी विशेषता थी क्या? ऐसा क्या था उनके काम में जो उन्हें पहले के समय से इतना अलग बनाता है? आइए इसे डिकोड करते हैं। देखिए, इस समय पत्थरों पर जो नक्काशी और मूर्तिकला हुई ना, वो सच में अभूतपूर्व थी। ऐसा लगता है जैसे शुंग कलाकारों ने बेजान पत्थरों में सचमुच जान डाल दी हो। उन्होंने सिर्फ धार्मिक घटनाओं को ही नहीं उकेरा, बल्कि आम लोगों की जिंदगी, उनके रोजमर्रा के काम और यहाँ तक कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों को भी बेहद खूबसूरती से पत्थरों पर उतारा। और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि पहले जो कला काफी हद तक सरल हुआ करती थी, वो अब अत्यधिक सजावटी और बहुत ही बारीक डिटेलिंग वाली शैली में बदल गई। और जब हम इस बेहतरीन नक्काशी और वास्तुकला की बात करते हैं, तो दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, सांची और भरहुत के स्तूप। सांची स्तूप के बारे में तो हम सभी ने सुना ही है। इसका निर्माण असल में मौर्य काल में शुरू हुआ था, लेकिन इसे जो भव्य रूप आज हम देखते हैं वो इसे शुंग काल में ही मिला। शुंग शासकों ने इसमें कई बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तार किए। इसके चारों तरफ जो शानदार प्रवेश द्वार और गजब की सजावटी वास्तुकला है, वो सब शुंग काल की ही देन है। इसी सजावट ने सांची को भारतीय कला का एक ऐसा मास्टरपीस बना दिया जो आज भी दुनिया भर को आकर्षित करता है। वहीं दूसरी तरफ है भरहुत स्तूप। ये उस समय कला का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ की मूर्तियों की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? वो है उनकी कहानी कहने की क्षमता। ये मूर्तियां बुद्ध के जीवन की घटनाओं, धार्मिक कथाओं और उस समय के आम सामाजिक जीवन को बिल्कुल एक फिल्म की तरह हमारे सामने रख देती हैं। ये सिर्फ वास्तुकला नहीं है, बल्कि पत्थरों पर लिखा गया उस दौर का एक पूरा का पूरा इतिहास है। अब पत्थरों और स्तूपों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं संस्कृत साहित्य के विकास को। सिर्फ मूर्तिकला ही नहीं, शुंग काल में बौद्धिक विकास भी एकदम चरम पर था। इस दौर में संस्कृत भाषा और साहित्य को जबरदस्त तरीके से बढ़ावा मिला। नए नए धार्मिक और दार्शनिक विचार सामने आए, और सच कहूं तो ये कोई छोटे उपलब्धि नहीं है। इसी समय ने उन विचारों की नींव रखी जिस पर आगे चलकर पूरे भारतीय सांस्कृतिक और दार्शनिक विकास की भव्य इमारत खड़ी हुई। तो अब वक्त आ गया है आज के इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का, एक त्वरित रिवीजन और हमारी खास मेमोरी ट्रिक। अगर हम परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो शुंग कला से जुड़े कुछ हाई यील्ड सवाल बार बार आते हैं। फटाफट उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। पहला, पत्थर पर बारीक नक्काशी की शुरुआत। दूसरा, मूर्तिकला का जबरदस्त विकास। तीसरा, सांची जैसे स्तूपों का संरचनात्मक विस्तार। चौथा, धार्मिक और आम जीवन का मनमोहक चित्रण। और पांचवा, एक अत्यधिक सजावटी शैली। बस ये 5 बातें आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखनी हैं। और अब हमारी वो अल्टीमेट मेमोरी ट्रिक,
जिससे ये सारे फैक्ट्स दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगे। आपको बस एक छोटा सा शब्द याद रखना है, स, भ, मु, संग। चलिए इसे डिकोड करते हैं। चरण 1, स से सांची स्तूप का विस्तार। चरण 2, भ से भरहुत स्तूप की कला। चरण 3, मु से मूर्ति कला का अभूतपूर्व विकास। और चरण 4, संग से संस्कृत साहित्य। है ना आसान? स, भ, मु, संग, बस ये 4 अक्षर और शुंग काल के सारे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदान आपकी मुट्ठी में। और इसी शानदार ट्रिक के साथ शुंग वंश पर हमारा ये पूरा अध्याय यहाँ पूरी तरह से मुकम्मल होता है। इन चर्चाओं में हमने बहुत कुछ गहराई से कवर किया, उनके राजवंश की स्थापना से लेकर उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी धार्मिक नीति का सूक्ष्म विश्लेषण और आज उनकी बेहतरीन कला और संस्कृति के योगदान तक। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले जरा इस बारे में सोचिए। शुंगों ने भारतीय कला, वास्तुकला और साहित्य के एक बहुत ही मजबूत नींव तो रख दी, लेकिन इतिहास का पहिया कभी रुकता तो है नहीं। तो सवाल ये है कि इसके बाद आने वाला कण्व वंश आखिर कौन से नए और चौंकाने वाले ऐतिहासिक बदलाव लेकर आएगा। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसे हम अपने अगले विश्लेषण में पूरे विस्तार के साथ उजागर करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहें और इतिहास की इन गहराइयों को एक्सप्लोर करते रहें।